Good morning, everyone. This is the sum we will be doing today. Amaya Limited was incorporated on 1st August 2016. So incorporation date हमें चाहिए time ratio find out करने के लिए. So I will highlight this date. 1st August 2016. We require 3 dates: opening date, incorporation date, and closing date. So next let us read. Amaya, Amaya Limited was incorporated on 1st August 2016 to take over a running partnership business with effect from 1st April 2016. मतलब business कब से start हुआ है? 1st April 2016. So we got the opening date. Now, following are the details of income and expenses for the year ended. We want the year end date also. So हमें तीनों डेट मिल गया. Now we will be able to find the time ratio. टाइम रेशो के लिए हमें 3 डेट चाहिए: ओपनिंग डेट, incorporation date, and year end date. So all the 3 dates we have found out. Now let us come ahead. Particulars, gross profit. सो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, इनकम है. ग्रॉस प्रॉफिट इज द इनकम, and then they have given less expenses. So what all expenses are there? Let us see. Director's fees. Now director is there only in the company, so director's fees will come in the post period, because company के period को हम post period बोलते हैं. Rent, if nothing is told, हम timely fixed rent pay करते हैं, सो इट विल बी टाइम रेशो. बैड डेट्स सेल्स के ऊपर रिलेटेड रहता है, तो सेल्स रेशो इफ नथिंग इज टोल्ड, इट इज सेल्स रेशो. सैलरीज ऑल्सो इज फिक्स्ड, तो कुछ नहीं बोला होगा तो हम फिक्स्ड मतलब टाइम रेशो में करेंगे. इंटरेस्ट और डिबेंचर, डिबेंचर इशू करने का राइट ओनली कंपनीज हैव, तो interest also companies will pay on debenture. So interest on debenture will come in the post period because exclusively company का expense है. depreciation fixed expense होता है, हम महीने का हिसाब से depreciation ईयर के हिसाब से फिक्स्ड कैलकुलेट करते हैं. so depreciation also is time ratio. फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस. सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ कंपनी का पीरियड, दैट इज पोस्ट पीरियड में आना चाहिए. Then we have general expense, nothing is told, it is fixed expense. तो टाइम रेशो, कमीशन ऑन सेल, द नेम itself says सेल्स के ऊपर कमीशन है, तो सेल्स रेशो. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नॉर्मली फिक्स्ड होता है, तो टाइम रेशो. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेल्स के ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करते हैं, सेल्स जैसा होता है वैसे एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस इनकर करता है कंपनी. सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेल्स रेशो. ऑडिट फीस इफ नथिंग इज टोल्ड, टाइम रेशो. नहीं तो क्वेश्चन में जैसा बोला है वैसे. ऑडिट फीस इफ नथिंग इज टोल्ड, टाइम रेशो. और अगर कुछ बोला है तो अकॉर्डिंगली वी विल डू. कैरेज आउटवर्ड इज रिलेटेड टू सेल्स, तो सेल्स रेशो. इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड एक्सपेंस, तो इट विल बी टाइम रेशो. इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी फिक्स्ड होता है, तो टाइम रेशो के हिसाब से वी विल डू. इंश्योरेंस ऑल्सो इज फिक्स्ड, so टाइम के हिसाब से we will do. Now additional information is given. Rent is paid on the basis of floor space occupied. तो रेंट को कैसे पे करना है? On the basis of floor space occupied. And floor space कैसा है?
फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड, जगह जितना ऑक्यूपाई करते हैं उसके हिसाब से रेंट पे करेंगे, लेकिन फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड वाज डबल्ड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। मतलब अगर हम एक जगह पे का बिजनेस कर रहे हैं इन द प्री पीरियड, तो पोस्ट पीरियड में हमने डबल कर दिया, मतलब जहाँ पे एक जगह ले रहे थे वहां पे हमने दो जगह लेना स्टार्ट कर दिया, डबल इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। एंड सेल्स फॉर ईच मंथ ऑफ डिसम्बर, दिस इज फॉर द सेल्स रेशो, sales for each month of December 2016 to March 2017, दिसंबर से लेके मार्च तक एवरी मंथ सेल्स क्या है, सेल्स है डबल द मंथली सेल्स ऑफ अप्रैल टू नवंबर। मतलब जो हर एक महीने का सेल है, एवरी मंथ का सेल है in the months from the month December to March were double the monthly sales of April to November। मतलब sales for each month, every month का sale from December to March were double। मतलब अगर हम अप्रैल से नवंबर का सेल को 1 लेंगे तो हमें दिसंबर से मार्च के सेल को 2 लेना पड़ेगा, डबल। अगर हम अप्रैल से नवंबर के सेल को 2 लेंगे तो हमें दिसंबर से मार्च तक के सेल को डबल, 2 का डबल है 4, तो हम जितना भी लेंगे अप्रैल से नवंबर के सेल को अज्यूम करेंगे, दिसंबर से मार्च का सेल उसका डबल रहेगा। समझ में आया? तो ये हम जब एडजस्टमेंट करेंगे, वर्कआउट करेंगे, दैट टाइम वी विल अगेन सी दिस। एंड देन ऑडिट फीस इज फॉर एंटायर ईयर, तो ऑडिट फीस टाइम रेशो से करना है, नहीं ये एंटायर ईयर है, मतलब हर महीना हमने ऑडिट किया, ऑडिट हमने पूरे साल का किया है, तो साल मतलब इट विल बी फिक्स्ड, कुछ भी नहीं बोला है तो ऑडिट फीस भी हम टाइम रेशो से लेंगे। bad debts rupees 1000 were in respect of sales affected 2 years ago। bad debts कितना है, bad debts is 24,000, bad debts is 24,000, तो बैड डेट्स में 24,000 में 1,000 का जो बैड डेट्स है वो 2 साल पहले का है। 24,000 में जो 1,000 का बैड डेट्स है वो 2 years बिफोर का है। 2 years बिफोर मतलब ये 1,000 को हमें 2 years बिफोर मतलब फॉर्म का पीरियड, फॉर्म का पीरियड मतलब ये 1,000 को हमें प्री पीरियड में बताना पड़ेगा, और बाकी का 23,000, बिकॉज टोटल बैलेंस इज 24,000, जिसमें 1,000 2 years बिफोर का है, तो 1,000 को तो प्री पीरियड में ही बताना है, बाकी का 24,000 माइनस 1,000, बाकी का 23,000। बैलेंस इज ऑलवेज रिलेटेड टू सेल्स, तो सेल्स रेशो में करेंगे। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट, मिस्टर अमोघ was a working partner in the firm। अमोघ नाम का जो पार्टनर है, ही वॉज अ वर्किंग पार्टनर, तो बिजनेस में वो कंट्रीब्यूट करता था बाय बीइंग द वर्किंग पार्टनर। सो वर्किंग पार्टनर है तो ही वॉज एंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹24,000 पर मंथ। तो अमोघ who is a partner of the business, he was entitled, he was going to get remuneration of ₹24,000 per month। तो उसको हर महीना 24,000 मिलना चाहिए बिजनेस में। बट फ्रॉम 1 August 2016 he was made the managing director of the company। अगस्त से पहले तक वो वर्किंग पार्टनर था, लेकिन 1 August 2016 से ही बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹30,000 पर मंथ। मतलब 31 अगस्त से पहले तक हम लोग क्या करेंगे, 24,000 पर मंथ लेंगे, बट 1 August से वी विल बी टेकिंग 30,000 पर मंथ। हम क्या लेंगे, 30,000 पर मंथ वी विल बी टेकिंग,
द रिमेनिंग सैलरी, ये करने के बाद भी थोड़ा सैलरी बचेगा और वो सैलरी हमें क्या करना है, द रिमेनिंग सैलरी, टोटल सैलरी 3,66,000, उसमें से जो 24,000 इज फॉर 24,000 पर मंथ रेमुनरेशन है अमोक का अगस्त से पहले तक, फिर अगस्त के बाद उसको 30,000 मिलेगा मार्च तक, पर उसके बाद भी हमारा सैलरी अकाउंट टैली नहीं होगा, कुछ तो डिफरेंस रहेगा। जो डिफरेंस रहेगा वो दो क्लर्क्स का सैलरी है जो कि अपॉइंट हुए हैं, एम्प्लॉय हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 5 मंथ्स का उनका सैलरी है। तो वो हम 5 मंथ्स में डिवाइड करेंगे कंसिडरिंग द इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इनकॉर्पोरेशन पीरियड को कंसिडर करके प्री में कितना महीना आता है, पोस्ट में कितना महीना आता है, वो हम कंसिडर करके वी विल डिवाइड द रिमेनिंग सैलरी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सम। कौन से फॉर्म में चाहिए, वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में, कौन सा इजी लगता है, जरा देखते। प्रीवियस सम हमने कैसा किया था, प्रीवियस सम हमने वर्टिकल फॉर्म में किया है, तो ये वाला सम हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करते हैं। दैट तुम लोग को दोनों सम्स का आइडिया हो जाता है ना। सो व्हाट वी विल डू दिस सम इन द हॉरिजॉन्टल। तो क्या करना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, profit and loss account for year ended 31st March 2017। तो कैसे कॉलम, वर्टिकल में ज़्यादा कॉलम्स नहीं बनाना पड़ता, इट इज़ मोर इजी आई फील, बट इट इज़ अप टू यू, आप कोई भी फॉर्मेट में कर सकते हो। तो पहला अमाउंट पर्टिकुलर्स के लिए बेसिस प्री पोस्ट, पर्टिकुलर बेसिस प्री पोस्ट, इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हो जाता है। I make preparing the columns. So particulars, this is basis कि हमने कैसे डिवाइड किया, दोनों कॉलम में कौन सा रेशो यूज किया, particulars basis pre post। So now let us start। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें दो वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। तो पहले वाला वर्किंग नोट जो है वो क्या रहेगा, टू कैलकुलेट द टाइम रेशो। टाइम रेशो के लिए हमें 3 डेट्स चाहिए। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग डेट, पहले लिख लेते हैं कौन सा डेट चाहिए। फिर हमें चाहिए इनकॉर्पोरेशन डेट, फिर हमें चाहिए ईयर एंड डेट। Now let us see what we have highlighted all the 3 dates. Incorporation date है 1 अगस्त, ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से और ईयर एंड हुआ है 31 मार्च को। तो हमें तीनों डेट्स मिल गया है। तो ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2016 और हमारा ईयर इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 अगस्त 2016 और ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2017।
17. तो काउंट करो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर. काउंट हाउ मेनी मंथ्स आर देयर. April, May, June, July. Very good. Pre period में there are 4 months. पोस्ट पीरियड में कितने मंथ्स है देखो. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. अगस्त 1 अगस्त है ना, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. वेरी गुड. इट इज 8th मंथ. तो इसको और छोटा कर सकते हैं. इसको और छोटा कर सकते हैं. कैन वी, does this go in the same table? 4 ones are, 4 twos are. तो 1:2 रहेगा. Okay, 1:2 will be the rate. So टाइम रेशो के बाद सेकेंड हम फाइंड करेंगे, दैट विल बी द सेल्स रेशो. और सेल्स रेशो के लिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि सेल्स फॉर ईच मंथ, पर हर मंथ दिसंबर से लेके मार्च तक डबल है. सेल्स हर मंथ का डबल है. जो मंथ सेल्स है एवरी मंथ, सेल्स फॉर ईच मंथ, ईच मंथ मतलब एवरी मंथ ऑफ कौन सा मंथ, दिसंबर से लेके मार्च का मंथ सेल्स क्या था, डबल था. पर किससे कंपेयर करते हुए, बाय कंपैरिजन टू व्हाट, से मंथली सेल्स ऑफ अप्रैल टू नवंबर. तो अप्रैल टू नवंबर तक सेल अगर 1 है तो दिसंबर से मार्च तक सेल 2 है. बट हमारा इनकॉर्पोरेशन तो अगस्त से है, और ये लोग बात करते अप्रैल से नवंबर तक 1 है, तो दिसंबर से मार्च तक सेल 2 है, और हर मंथ का सेल वो लोग बोल रहे. तो ऐसे सिचुएशन में हमें हर एक मंथ लिखना पड़ेगा. तो हम क्या करते, टेबल बना देते एवरी मंथ का. टेबल बना देते एवरी मंथ का. तो मैं क्या करती हूँ, तो यहाँ पे आई विल राइट कौन सा मंथ स्टार्ट कैसे हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. सो हमने एवरी मंथ लिख लिया. अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सा मंथ का सेल डबल है, विच मंथ सेल आर डबल, दिसंबर टू मार्च का सेल आर डबल ना. कौन सा मंथ का सेल डबल है, दिसंबर से लेके मार्च. यानी कंफ्यूजन ईयर, दिसंबर से लेके मार्च तक का सेल डबल है. डबल मतलब आई कैन राइट 2, 2 एंड 2. दिसंबर से मार्च तक का सेल डबल है. दिसंबर से मार्च तक का सेल क्या है, डबल है. तो बाकी मंथ का सेल क्या रहेगा, अगर दिसंबर से मार्च का सेल डबल है तो सिंगल रहेगा बाकी सब मंथ का सेल. तो सिंगल मतलब कैन आई राइट 1. तो आई विल राइट हियर 1 1 1 1 1 1 एंड 1. अभी मुझे इनकॉर्पोरेशन कभी हुआ है, इनकॉर्पोरेशन इधर से हुआ है. इनकॉर्पोरेशन किधर से हुआ है, जो मैंने हाईलाइट किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, फरवरी. मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद ये सब पीरियड कंपनी का है. अगस्त से लेके मार्च तक का पीरियड कंपनी का है. अब सेल्स रेशो के लिए काउंट करो, अप्रैल से जुलाई तक 1 कितने बार है, 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 4. और अगस्त से मार्च तक काउंट करो, 1 कितना है, 1 2 3 4,
मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं 1 into 4 और प्लस करके 2 कितने बार है, 2 कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4। तो ये सबको ऐड करो, कितना होता है 4 and 12। अगर ऐसा नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो उसको काउंट करो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, मतलब सब नंबर्स को ऐड करते जाओ तो अभी सेम आंसर आएगा। तो हमारा सेल्स रेशो क्या है, 4:, सेल्स रेशो क्या है 4:12, सेल्स रेशो इज 4:12। वो इसको और छोटा कर सकते हैं क्या, इसको और छोटा कर सकते हैं, 4 के टेबल में 1s आर, 4 के टेबल में 3s आर, करेक्ट, 4 3s आर। तो हमें सेल्स रेशो भी मिला और हमें कौन सा रेशो मिला, और हमें टाइम रेशो भी मिल गया। तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता है बाई ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन। तो सेल्स रेशियो से करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड, सेल्स रेशियो है 1:3, तो 19,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 करो, इंटू 1 डिवाइड बाई 4, 1:3 मतलब 1 + 3 = 4, तो 1/4 3/4, तो 19,20,000 को डिवाइड करो, क्या आएगा 4,80,000 आया, प्री पीरियड में 4,80,000, पोस्ट पीरियड में 14,40,000, करेक्ट, यही आंसर आ रहा है। So now we will go to the other side. Did you get this answer? 19,20,000 into 1 divide by 4 करेंगे तो 4,80,000 मिलता है, एंड 19,20,000 into 3 divide by 4 करेंगे तो हमें मिलता है 14,40,000। नाउ लेट अस सी, बाकी तो सब एक्सपेंसेस दिया है। डायरेक्टर्स फीस 98,000, डायरेक्टर तो फॉर्म में रहता है या कंपनी में, तो ये तो टेंशन ही नहीं है, इधर लिखना है टू डायरेक्टर्स फीस, और यहाँ लिखेंगे डायरेक्टर तो कंपनी में रहते हैं तो पोस्ट पीरियड में लिखेंगे 98,000। अब डायरेक्टर्स फीस के बाद लेट अस सी व्हाट एल्स इज गिवन। डायरेक्टर्स फीस के बाद क्या है, डायरेक्टर्स फीस के बाद हमारे पास है रेंट, रेंट भी एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आएगा टू रेंट। लेकिन रेंट को डिवाइड कैसे करेंगे, नॉर्मली तो टाइम रेशो रहता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, रेंट इज paid on basis of floor space occupied. Floor space occupied was doubled in the post incorporation period. मतलब प्री पीरियड में हम एक जगह का रेंट भरते थे तो फ्लोर स्पेस डबल हो गया पोस्ट में, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में हम 2 जगह का रेंट पे करते होंगे बिकॉज रेंट डबल हो गया, या तो रेंट इंक्रीज किया रहे, नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, फ्लोर स्पेस डबल हो गया, मतलब पहले हम एक जगह पे एक इतने जगह पे काम करते थे जब फर्म था, पर जब कंपनी हो गया तो वो जगह डबल हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में डबल हो गया, तो मुझे यहाँ पे लिखना, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू राइट हियर, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करने जा रही हूँ, यहाँ पे तो मैं इधर लिख रही हूँ, ये किसका इंफॉर्मेशन था,
सेल्स का। ये किसका इंफॉर्मेशन था? सेल्स का। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स रेशो। अभी यही मंथ्स का इंफॉर्मेशन लेके मैं क्या करने वाली हूँ, मैं रेंट का इंफॉर्मेशन निकालने वाली हूँ। मैं किसका इंफॉर्मेशन निकालने वाली हूँ? रेंट का इंफॉर्मेशन। तो रेंट बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में डबल हो गया, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में डबल स्पेस हो गया। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में रेंट जो है वो डबल हो गया। फ्लोर स्पेस जो ऑक्यूपाई किया was doubled in the post incorporation period। फ्लोर स्पेस जो पहले सिंगल था फिर डबल हो गया। तो मुझे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अगस्त से है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड मतलब इनकॉर्पोरेशन तो अगस्त से हुआ है। तो ये बाकी महीने का क्या लेना है? पहले महीने में सिंगल होगा, प्री पीरियड में सिंगल होगा, पोस्ट पीरियड में डबल हो गया। तो अभी हम रेंट का निकालते हैं। लेट अस फाइंड फॉर रेंट। तो रेंट का अमाउंट कितना है पहले वो देखते हैं। रेंट का अमाउंट है 1,71,000। रेंट का अमाउंट है 1,71,000। और अभी हम प्री पीरियड का काउंट करते हैं। प्री पीरियड चाहिए हमें और पोस्ट पीरियड चाहिए, बराबर। तो प्री पीरियड चाहिए और पोस्ट पीरियड चाहिए। तो प्री पीरियड का काउंट करो कितना आ रहा है? 1 + 2 + 3 + 4। तो 1 × 4 है, 1 × 4 है प्री पीरियड में। और पोस्ट पीरियड में कितना है? पोस्ट पीरियड में कितना है? 2 × कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 4 × 1 is 4 and 2 × 8 is 16। तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा? 4 के टेबल में 1 जार, 4 के टेबल में 4 जार। तो 1,71,000 को 1:4 रेशो में डिवाइड करो। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट 3। ये हमारा क्या है? 1 है, ये 2 तो ऑलरेडी लिखा है ऊपर, तो ये 3 है, दिस इज 3। तो वर्किंग नोट नंबर 3 है ये। तो जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। रेंट का कैलकुलेट करो। 1:4 है, तो 1,71,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 करो। 1,71,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 कितना आंसर आ रहा है? मुझे तो 34,200 आ रहा है। 1,71,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5। बिकॉज ये 5 कैसे आया? 1 + 4 is 5 ना। तो 1/5 एंड 1,71,000 इंटू 4/5। 4/5 कितना आता है? 1,36,800 आ रहा है। 1,36,800। With this rent is done. With this rent is done. Now रेंट के बाद बैड डेट्स है। बैड डेट्स के ऊपर भी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट सेल्स रेशो में होता है हमेशा। बैड डेट्स किस में रहता है? सेल्स रेशो में। बट क्वेश्चन में कुछ बोला गया है क्या? 1,000 का बैड डेट जो है वो 2 साल पहले का है और टोटल बैड डेट्स 24,000 है। टोटल बैड डेट्स कितना है? 24,000, जिसमें 1,000 इज फॉर प्रायर टू 2 ईयर, 2 साल पहले का। तो वो तो 100% प्री पीरियड में जाएगा। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में जाएंगे,
बैड डेट जो है इट इज हाउ मच 24,000. बैड डेट्स इज 24,000. इसमें प्री पीरियड में 1,000 पहले से है 2 years अगो. इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं. ये कब का है? 2 years बिफोर का है. तो 2 साल पहले मतलब प्री पीरियड में ही जाएगा. 2 साल पहले तो फॉर्म था, अभी कंपनी हुआ है तो प्री पीरियड में जाएगा. अभी रिमेनिंग बैड डेट्स कितना है? रिमेनिंग बैड डेट्स है 24,000 minus 1,000, that is equal to 23,000. तो ये 23,000 को हमें क्या करना है? सेल्स रेशो में डिवाइड करना है. तो सेल्स रेशो प्री पीरियड का निकालते हैं पहले. प्री पीरियड का 23,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 करो, कितना आता है? सेम वे पोस्ट पीरियड का 23,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 करो, कितना आता है? इधर आएगा 5750. करेक्ट, 5750. और पोस्ट पीरियड में कितना आ रहा है? पोस्ट पीरियड में आ रहा है 17,250. 17,250. अब प्री में तो पहले से 1,000 भी है, ये 1,000 भी प्री में पहले से है. करेक्ट. तो ये 1,000 को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे स्टार. ये 1,000 तो पहले से है ना, तो यहाँ पे प्री पीरियड में 1,000 भी है. 2 साल, इस साल का प्री पीरियड का बैड डेट से 5750, बट 1,000 भी तो है लास्ट ईयर का. 1,000 को ऐसे स्टार मार्क किया मैंने, ताकि ध्यान में रहे कि ये क्या है. ये 1,000 को ऐसे मार्क करने से ताकि तुम लोग को ध्यान में रहे ये 1,000 क्या ऊपर का है प्री पीरियड का. तो ऐसे ये इंपॉर्टेंट वाला तुम लोग को ध्यान में जाने के लिए कि ये 1,000 कहाँ से आया? पहले से. 2 साल पहले का भी तो 1,000 का बैड डेट्स है. इस साल का 5750 और पिछले साल का 1,000, 2 साल पहले का 1,000, पूरा मिला के कितना होता है? 6750. और पोस्ट पीरियड का है 17,250. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वर्किंग नोट नंबर 4. वर्किंग नोट 4. तो यहाँ पे आई विल राइट कितना मिला प्री पीरियड का 6750 और पोस्ट पीरियड का 17,250. अभी जाते आगे. क्या दिया है क्वेश्चन में? सैलरीज दिया है. सैलरीज के लिए अगेन देयर इज अ वर्किंग नोट. वी विल गो टू राइट हियर टू सैलरीज. और हम लोग वर्किंग नोट में देखो एडिशनल वर्किंग नोट में जाने से पहले लेट अस गो टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन. सो the additional information states that Mr. Amog was a working partner. तो सैलरी में 2 लोगों का होगा, एक तो अमोग का और दूसरा क्लर्क का. सॉरी, अमोग है ये हमने ऑलरेडी रीड भी किया है, और क्लर्क. अमोग है और क्लर्क है. सो Mr. Amog was a working partner in the firm entitled to a remuneration of at rupees 24,000 per month. अमोग को कितना मिलता है? 24,000 का अमोग को सैलरी मिलता था, पर 1 अगस्त से वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया तो उसको 30,000 का सैलरी मिलने लगा. तो डेट के लिए चलो इधर आते, यहाँ पे अभी यहाँ पे आके सैलरी लिख लेते. सैलरी, तो सैलरी जो है
पहले कितना मिल रहा था? पहले 24,000 मिल रहा था और 1 अगस्त से मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया तो 30,000 मिलने लगा। तो 24,000 मिल रहा था। कब तक 24,000 मिल रहा था? करेक्ट। कब तक 24,000 मिल रहा था? ओके, कब तक 24,000 मिल रहा था जरा देखो। 24,000 मिल रहा था पहले, बट 1 अगस्त से उसको कितना मिलने लग गया? 30,000। तो 1 अगस्त से उसको ऐसे लिखने के बदले में हम डायरेक्टली मंथ के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000। ओके, ये हो गया। तो अभी जरा काउंट करो कितना सैलरी होता है। हम सैलरी के वर्किंग नोट में आते हैं। 5th वन, सैलरी। सैलरीज का अमाउंट कितना है पहले वो भी एक बार लिख लेते हैं। सैलरीज का अमाउंट है 3,66,000। सैलरीज का अमाउंट है 3,66,000। फिर अमोक का सैलरी जो है, अमोक का सैलरी प्री पीरियड में कितना है? प्री में कितना है? 24,000 इंटू 4, 24,000 इंटू 4 बार। हाउ मच इज इट कमिंग? 24,000 इंटू 4, 96,000। और उसके बाद पोस्ट पीरियड में उसको 30,000 मिलने लग गया। पोस्ट पीरियड में उसको कितना मिलने लग गया? पोस्ट पीरियड में उसको 30,000 मिलने लग गया। हमने ऊपर लिखा भी है 30,000 कितना महीना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मंथ्स है। ये कितना होता है जरा ऐड करो। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? प्री पीरियड में 1, 2, 3, 4 महीना था तो 24,000 सैलरी मिल रहा था अमोक को। लेकिन बाद में 1 अगस्त से वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, उसका सैलरी 30,000 हो गया। 24 से 30 तो उसको 2,40,000। अब ये दो इसको ऐड करने पे कितना होता है? दोनों को ऐड करो कितना होता है? 96,000 प्लस 2,40,000, ये होता है 3,36,000। ये दोनों को ऐड करके होता है 3,36,000। बट टोटल सैलरी कितना है? टोटल सैलरी कितना है? इट इज 3,66,000। तो जो बैलेंस सैलरी है, जो रिमेनिंग सैलरी है, रिमेनिंग सैलरीज ये किसका है? 2 क्लर्क्स का सैलरी है। 2 क्लर्क्स का। ये कैसे मिलेगा हमें? 3,66,000 minus 3,36,000 which is equal to how much? ये कितना है? ये 30,000 है बराबर। 3,66,000 में से 3,36,000 माइनस किया तो इट इज 30,000। और इसके बारे में ऊपर क्या दिया हुआ है? that the remaining salary is to 2 clerks employed during the period 1st August to 30 November। मतलब ये लोग अपने पास कितने महीने के लिए थे? इधर लिखते हैं इनका महीना। ये लोग हमारे पास 1 जुलाई से, जुलाई तो इधर लिखती हूँ मैं, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतना महीना थे। ये हमारे पास कितना मंथ्स थे, इतना मंथ्स थे। लेकिन क्या हो गया, यहां से इनकॉर्पोरेशन हो गया, यहां से इनकॉर्पोरेशन हो गया, तो कितना मंथ्स बनता है, ये 1, और यहाँ पे 1, यहाँ पे ऐड करो, कितना मंथ्स होता है, यहाँ पे 1 होता है, और यहाँ पे ऐड करके कितना मंथ्स होता है, 4 मंथ्स। ये सबको ऐड करके कितना मंथ्स होता है, पोस्ट का, सिर्फ ये तुम लोग को दिखाने के लिए मैंने मंथ लिखा है यहाँ पे। ये कौन सा मंथ के लिए लोग है, फर्स्ट। 2 क्लर्क लोग कितना महीना काम किए, 1 जुलाई टू 30 नवंबर। ये तुम लोग को दिखाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, 5 महीना है। लेकिन जुलाई का महीना प्री पीरियड में आता है, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीना पोस्ट पीरियड में आता है। तो ये काउंट करके लिखा 1। तो प्री में कितना मंथ है, प्री में 1 मंथ है, और पोस्ट में कितना मंथ है, पोस्ट में 4 मंथ है, बराबर। यहाँ पे 1 मंथ, प्री का 1 जुलाई का महीना, और पोस्ट का 4 मंथ्स। तो रेशो क्या है, 1:4, रेशो है 1:4। तो 1:4 में 30,000 को डिवाइड करो, प्री में कितना आएगा, 30,000 इंटू 1/5। पोस्ट में कितना आएगा, 30,000 इंटू 4/5। कितना आंसर आता है, 6,000, और ये, इज इट करेक्ट, 6,000 एंड 24,000। तो यहाँ पे हमें दोनों मिल गया। अब यहाँ पे आएंगे तो ये वर्किंग नोट क्या है, दिस इज वर्किंग नोट, एक ऊपर जाते हैं, वर्किंग नोट 5। इसमें अमोक का सैलरी कितना मिला, अमोक का सैलरी मिला, कितना मिला जरा एक बार फिर से देखो, 96,000 प्री पीरियड में, 2,40,000 पोस्ट पीरियड में। तो यहाँ पे लिखेंगे 96,000, सॉरी एक नीचे आना पड़ेगा, अमोक का सैलरी नीचे लिखा है हमने, और इधर लिखेंगे 2,40,000, और क्लर्क्स को कितना मिल रहा है, 6,000 और 24,000। ये वर्किंग नोट से हमें पता चला, बराबर। तब यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट क्या है देखेंगे, आफ्टर सैलरी, सैलरी के बाद है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर किधर रहता है, डिबेंचर कंपनी में रहता है, सो टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किधर आएगा, कंपनी के पीरियड में आएगा, और कंपनी के पीरियड को हम पोस्ट पीरियड बोलते हैं। तो पोस्ट पीरियड में आएगा 48,000, पोस्ट पीरियड में आएगा 48,000। इसके बाद हमारे पास क्या है, आफ्टर इंटरेस्ट हमारे पास है डेप्रीसिएशन, 1,32,000। डेप्रीसिएशन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टाइम रेशो में डिवाइड करो, डेप्रीसिएशन 1,32,000 को टाइम रेशो में डिवाइड करो, टाइम रेशो में डिवाइड करो 1:2 में, 1,32,000 इंटू 1/3 कितना होता है, 1:2 इज टाइम रेशो, so 44,000, it is coming how much, 44,000 and 88,000 टाइम रेशो। डेप्रीसिएशन के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ
84,000, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। ये क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ इस कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस, तो ये कंपनी का खर्चा है, तो ये डायरेक्टली पोस्ट पीरियड में आना चाहिए 84,000। इसके बाद क्या है हमारे पास? इसके बाद जनरल एक्सपेंस है 98,400, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो जनरल एक्सपेंस जो है वो टाइम रेशो में जाता है। जनरल एक्सपेंस अमाउंट इज 98,400, 98,400 will go by time ratio, तो 98,400 इंटू 1/3 करो, 98,400 इंटू 1/3 आपको मिलेगा 32,800, और दूसरा मिलेगा 65,600। जनरल एक्सपेंस के बाद हमारे पास क्या है? जनरल एक्सपेंस के बाद हमारे पास है कमीशन ऑन सेल 72,000, कमीशन ऑन सेल, तो लिखेंगे यहाँ पे टू कमीशन ऑन सेल, से तो नेम से पता चलता है ये सेल्स रेशो रहेगा। सेल्स रेशो कितना है? 1:3। सेल्स रेशो है 1:3, तो हमारा ये कमीशन ऑन सेल्स है 72,000, तो 72,000 1/4 एंड 3/4 करो, 72,000 1/4 इज 18,000 एंड 3/4 72,000 को डिवाइड करते तो इट इज 54,000। देन हमारे पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशो 1,86,000, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट है 1,86,000, ये भी टाइम रेशो है, टाइम रेशो है 1,86,000, तो 1/3 1,86,000 इंटू 1/3 करो, 1,86,000 इंटू 1/3, 1,86,000 इंटू 2/3 कितना होता है? 2/3 इट इज 1,24,000। तो नेक्स्ट आफ्टर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वी हैव एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,41,000, तो इधर लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये एडवर्टाइजमेंट तो सेल्स रेशो में जाएगा, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 2,41,000 इंटू 1/4 60,250 एंड 3/4 करेंगे तो 1,80,750। तो नेक्स्ट आफ्टर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या है? ऑडिट फीस 1,17,200, ये भी क्वेश्चन में बोला है फुल ईयर, तो कुछ नहीं बोला है, मतलब टाइम रेशो, तो इधर लिखेंगे टाइम रेशो 1,17,200 को करेंगे तो हमें मिलेगा 39,066 या 67 रिकरिंग है, और 78,133 चेक करो, यही आ रहा है 1,17,200 इंटू 1/3 एंड 1,17,200 इंटू 2/3। ऑडिट फीस के बाद क्या है? कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशो 145,600 टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड हमेशा सेल्स से रिलेटेड होता है, तो सेल्स रेशो करो 1,45,600, क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है?
क्या आंसर आ रहा है? 1,45,600. It is coming 36,400 and 1,09,200. इसके बाद हमारे पास क्या है? आफ्टर कैरेज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम रेशो 88,800. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम रेशो टू इलेक्ट्रिसिटी टाइम रेशो 88,800. टाइम रेशो है 1:2, 1/3, 2/3. ये कितना रहेगा? 29,600 एंड 59,200. लास्ट वन, इसके बाद लास्ट वन है इंश्योरेंस प्रीमियम 48,000. ये भी टाइम रेशो फिक्स्ड एक्सपेंस है. टू इंश्योरेंस प्रीमियम 48,000. ये भी टाइम रेशो है. 48,000 को 1:2 रेशो में डिवाइड करो. 48,000 को तो 16,000 एंड 32,000. we have distributed all the items in pre and post. अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो देखना कि कौन सा साइड हैवी है. डेबिट अपना प्री पीरियड का कौन सा हैवी है? डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट? पोस्ट पीरियड का कौन सा अमाउंट ज्यादा है? डेबिट या क्रेडिट? अभी जब हम लोग प्री पीरियड का डेबिट का टोटल करते हैं ना, तो इट इज कमिंग टू 4,81,066. जब भी हम प्री पीरियड का डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो इट इज 66 नहीं 67. इट इज कमिंग टू हाउ मच? 4,81,067. 4,81,067. पर इसका मतलब इट इज which side is heavy? डेबिट साइड इज हेवी. P&L अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब लॉस है. P&L अकाउंट में जब भी खर्चा ज्यादा रहता है तो प्री पीरियड का लॉस है. तो ये लॉस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैन एनीवन टेल मी? प्री पीरियड में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिजर्व. प्री पीरियड में लॉस होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डस एनीवन नो? प्री पीरियड में लॉस होता है तो उसे हम बोलते गुडविल अकाउंट. क्या बोलते? प्री पीरियड में अगर लॉस होता है तो गुडविल, प्री पीरियड में प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट ज्यादा रहेगा, यहाँ पे आएगा, उसको बोलेंगे टू कैपिटल रिजर्व. अभी पोस्ट पीरियड का कौन सा साइड ज्यादा है? पोस्ट पीरियड का कौन सा साइड ज्यादा है? पोस्ट पीरियड का क्रेडिट साइड ज्यादा है. 14,40,000. और डेबिट साइड का वैल्यू कितना है पता है? डेबिट साइड का वैल्यू है 14,38,933. डेबिट साइड का टोटल है 14,38,933. 14,38,933. मतलब हमारा क्रेडिट ज्यादा है तो यहाँ पे कितना बैलेंस आएगा? माइनस करने पे आई विल राइट द सेम अमाउंट हियर 14,40,000. सो यहाँ पे कितना बैलेंस आएगा? यहाँ पे आएगा 1067. माइनस करके देखो, यू विल गेट दिस अमाउंट 1067. और इसको बोलेंगे क्रेडिट ज्यादा है पोस्ट पीरियड में, मतलब क्रेडिट ज्यादा है मतलब प्रॉफिट. प्रॉफिट को बोलते हैं नेट प्रॉफिट. कैरी डाउन. अगर पोस्ट पीरियड का डेबिट ज्यादा रहेगा तो इधर क्रेडिट में बैलेंस आएगा, उसको बोलेंगे नेट लॉस. प्रॉफिट पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट, पोस्ट पीरियड के लॉस को नेट लॉस. अभी देखो प्री पीरियड में लॉस, पोस्ट पीरियड में प्रॉफिट. प्रॉफिट माइनस लॉस सेम अमाउंट. प्रॉफिट भी सेम अमाउंट है, लॉस भी सेम अमाउंट है. तो पॉजिटिव नेगेटिव देखो, यहाँ पे फाइनल नेट प्रॉफिट कितना है? फाइनल नेट प्रॉफिट कितना है? 0. तो यहाँ पे भी हम हमारा आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं. ये लॉस 1067
और ये प्रॉफिट 1067। फाइनल आंसर क्या रहेगा? फाइनल आंसर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, बिकॉज ये गुडविल था, लॉस था प्री पीरियड में और प्रॉफिट उतने ही अमाउंट का है पोस्ट पीरियड में, तो ओवरऑल इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। हमने क्रॉस चेक किया हमारे आंसर के साथ, यहाँ पे नील प्रॉफिट है मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। गुडविल भी सेम है, नेट प्रॉफिट भी सेम है, गुडविल इज अ लॉस, नेट प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट, लॉस माइनस प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचेगा। विद दिस सम इज ओवर। थैंक यू एवरीवन।